नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं मैंने, हाफिज़ कुरान है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि कौमें तबाह हो जाती हैं जब एक बड़े डाकुओं को आप एनआरओ दे दें और छोटे चोरों को आप जेलों में डालें, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। तो हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए। मैं सिर्फ ये उम्मीद रखता हूं कि पहले तो एक रजीम थी जनरल बाजवा की, उसमें तो हमें समझ आ गई थी कि उन्होंने फैसला क्या लिया था और खुली दुश्मनी हमारे साथ की थी उन्होंने। और जब भी पुलिस से हम पूछते थे कि जी आपने 25 में वो क्यों किया, वो कहते थे जी हमें पीछे से ऑर्डर आए। जिससे बात करते थे जो कुछ एफआईए, हमें जी पीछे से ऑर्डर आ रहे हैं। लेकिन अब तो बहुत जरूरी है कि जो नई रजीम आई है, इनको खुदा का वास्ता मुल्क का सोचे। इस वक्त ये हमारी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, पार्टी तो ऊपर जा रही है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी पार्टी को इस मुल्क के अंदर इस उरूज पे नहीं देखा जो हमारी है, लेकिन ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त तो सोचना सिर्फ मुल्क का चाहिए हमें, और जो भी इस वक्त मुल्क का सोच रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इतना बड़ा फासला हो जाए जो कि जनरल बाजवा के दौर में था। ये एक नया वक्त आया है और नया आर्मी चीफ आया है। इनको तो सबसे पहले ये फौज और एक कौम और फौज इकट्ठी चलते हैं, अलग अलग नहीं होते। फौज मजबूत ही तब है जब कौम उसके साथ खड़ी है। अपने मुल्क में मार्शल लॉज में ऐसे हालात नहीं देखे जो आजम स्वाति से हो रहा है। आजम स्वाति का कसूर क्या था? उसने एक ट्वीट की जिसने उसने जनरल बाजवा को कहा कि उसने NRO 2 दिया पाकिस्तान में। ये सारा पाकिस्तान को पता है कि उसने NRO 2 दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो उसको सजा मिली है, कौन से माशरे के अंदर इस तरह का जुल्म होता है कि एक सेनेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता? भाई आप कहते नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं कर सकते आपको नंगा करके उसको मारो, बच्चों के पोते पोतियों के सामने उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करो, उसके बाद उसको ये जो आप कर रहे हैं उसकी फिर बीवी के और बेटी के सामने एक गंदी कैसेट भेजो, उसके बाद वो उसके ऊपर केसेस कर दो, कोई 30 केसेस कर दो। उस जो हार्ट का मरीज है उसको कोयटा भेजा जाए इन हालात के अंदर, फिर उसको अब सिंध पहुंचा दिया है। उसके घर के ऊपर उन्होंने वारदात की है, एकदम सीडीओ को पता चल गया कि उसने कुछ उसका घर सील कर दिया है। कौन सी दुनिया के अंदर इस तरह के हालात होते हैं जो अपने आप को जमहूरियत कहती है? ये जुल्म का निज़ाम है, इसकी इंतहा है। इसके ऊपर मैं सिर्फ ख़त्म करता हूं हज़रत अली का कौल से कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इस तरह का जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। एक एक करके मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले गए। इनकी अरबों डॉलर की जायदादें और प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई हैं। अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर्स की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी है। 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल जब पहली दफा सामने आई थी तो तब लोगों को अंदाजा हुआ था कि किस तरह ये शरीफ खानदान, जिनका फ्रंटमैन था इसहाक डार, जिसने 2025 अप्रैल में 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाया था। और 164 का बयान वो होता है जब मजिस्ट्रेट पूछता है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, तो इसने कहा जी मैं खुद कहना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ छोड़ के मुल्क बाहर चला गए थे सऊदी अरेबिया। और उसमें उसने बताया कि कैसे वो शरीफ खानदान का पैसा, इस मुल्क चोरी का पैसा इस मुल्क से लॉन्ड्रिंग करके यानी गैर कानूनी तौर पे बाहर भेजता था, और फिर कैसे उधर वहां एक कोई काजी फैमिली थी, उनका नाम भी बैंक अकाउंट्स बताए, और वो फिर कैसे इस पैसे को वापस पाकिस्तान रेमिटेंसेस के नाम पे भेजते थे, और वो फिर शरीफ खानदान में चला जाता था। तो ये तो पैसा जो पाकिस्तान आ जाता था, जो पैसा पाकिस्तान नहीं आता था उससे फिर बड़े बड़े मेफेयर में अपार्टमेंट्स भी लिए गए, फिर हाइड पार्क में भी लिया गए, फिर ऑफशोर अकाउंट्स भी बनाए गए। तो ये आज से 30 साल पहले से गेम चल रही है। और इस मुल्क का पैसा चोरी किया, हुंडी वाले से बाहर भेजा, जिस पैसे की जरूरत पड़ी वो पाकिस्तान मंगवा लिया
जिस तरह शहबाज शरीफ ने टीटी करके पाकिस्तान पैसा जो जरूरत पड़ती थी कि कोई घर खरीदना है, कोई कुछ करना है, कोई वो वापस आ जाता था, बाकी पैसा इनका बाहर रहता था। अब इन लोगों का जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अगर हमारा रुपया गिरेगा तो इनका तो डॉलर में पैसा पड़ा हुआ है, इनको तो फायदा है, इसलिए इनको कोई फिक्र नहीं है जिधर पाकिस्तान जा रहा है। फिक्र आप सबको, हमारी तरह के लोगों जिनका कोई बाहर मुल्क से मैंने जिसने 30 साल मुल्क से बाहर कमाई की थी और जो उसी कमाई से फ्लैट भी लिया था, जो सब कुछ बेच के आज अपने मेरे मुल्क में पैसा, जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में, उनके लिए ये बड़ा तशवीशनाक है कि अगर मुल्क ये डिफॉल्ट की तरफ चला गया, ये सारे हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ये हम सबको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे ये होगा कि कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। जो हमारे अपने पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्यों अपने डॉलरों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे जब रुपया गिरता जा रहा है और उनको खौफ है कि आगे और गिरेगा। तो किसी ने अपने वो डॉलरों में पैसा रखे, वो क्यों कारखाने लगाएं, कोई क्यों प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में लाए। तो इसके बहुत दूर के असरात पड़ेंगे, मनफी असरात हमारे मुल्क पे पड़ेंगे। तो लिहाजा मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए आज ये चीज़ें रखना चाहता हूं कि ये हमारे जो हालात हैं, हमारी सारी कौम को समझना चाहिए कि ये हमारे मुल्क से क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले आपके सामने ये अदाद व शुमार रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी सारी कौम ये पहले देख ले कि जब हमें ये पाकिस्तान मिला था 2018 को, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का। कभी इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा खसारा कोई छोड़ के नहीं गया। और ये जब खसारा छोड़ के गए, तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी कौम को इसको आगाह भी करूं, इसकी तरबियत भी करूं, इसको एज आपका एक बड़ा हो के आपको एजुकेट भी करूं कि ये हुआ क्या हमारे मुल्क से। ये जब खसारा छोड़ के गए थे, तो जो पेट्रोल, जो तेल है, जो असल वजह है कि हमारा जो खर्चा, हमारे डॉलर क्यों कम होते हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट बाहर से होती है, जो हम बाहर से खरीदते हैं, वो है तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इनके दौर में तकरीबन आधी कीमत थी तेल की आलमी मंडी में। जब हमारी बारी आई तो ये समझ जाएं कि ये तेल की कीमत, ये जो कोरोना से कि जब कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस हुए हैं, तो हमारे दौर में आखिरी वक्त पे $103 से तेल गया 115, $20 तक भी पहुंचा। तो जब तेल बढ़ता है तो फिर हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, डॉलर्स हमारे ज्यादा खर्च होते हैं, डॉलर कम हो जाते हैं। डॉलर जब कम होते हैं तो रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है और हमारे रिजर्व से प्रेशर पड़ता है। तो अब ये समझें कि ये जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे और हम जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, ये जो हमें इन्होंने रजीम चेंज पे किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की 2022 में 2021 में पाकिस्तान के जो जीडीपी दौलत में इजाफा हो रहा था वो 5.7% था, और जो हमारा 2022 था, चौथा साल था, उसमें 6% था। 5.7 और 6% पाकिस्तान की तारीख में, ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरह की पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ हुई या दौलत में इजाफा हुआ, ये मार्शल लॉज में हुआ था, अयूब खान के ज़माने में, या ये जनरल ज़िया के ज़माने में और जनरल मुशर्रफ के ज़माने में। ये क्यों हुआ था इनके दौर में? क्योंकि हम उनके साथ उनकी 2 दफ़ा जंगों में शिरकत कर रहे थे, अफगान वॉर में और वॉर ऑन टेरर में, और उससे पहले हम सीटो और सेंटो के अमेरिका के साथ मिले हुए थे पैक्ट में कोल्ड वॉर के दौरान, जब अयूब खान का दौर था। सिर्फ इन दौरों के अंदर हमारी ग्रोथ रेट इस सतह पे पहुंची थी, क्योंकि अमेरिका से डॉलर्स मिल रहे थे पाकिस्तान को। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो अमेरिका के डॉलर्स ना मिलने के बावजूद उसने 5.7 अपने तीसरे और 6.8 पे हमारी इकॉनमी ग्रो की।
اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا، جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا۔ ہندوستان کے حالات دیکھیں، ان کی منفی میں چلی گئی تھی گروتھ ریٹ۔ ایران کا دیکھیں، جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے۔ تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کہ کرونا تھی اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو مینج کیا، اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی، اپنے غربت بچا لی، اپنے روزگار بچایا لوگوں کا، اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی، اور ہم نے یہ 5.7 اور 6% پہ گرو کیا۔ ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا۔ 31 ارب ڈالر کی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی، جو ریکارڈ تھا۔ نون لیگ کی دور میں 19.6% ریمیٹنسز تھی، ہم نے ادھر سے لے کے گئے 3.5 سال میں 32 ارب ڈالر پہ۔ ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ کی پرائس پہ تھی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی ڈیفیسٹ، وہ 4% تھا۔ نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%، جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں۔ ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی، جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا، جو ریکارڈ تھا۔ ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی، وہ ریکارڈ تھی۔ اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا، جو کہ ریکارڈ تھا۔ جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی، اب یہ سمجھیں، انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے، اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے۔ یعنی ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا، انہوں نے جو سیٹ اپ کیے، اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے، پیسے پورے دینے پڑتے تھے، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی، اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے، کیپیسٹی اتنی زیادہ کر دی، ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا، ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی، پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمپشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدنی آئے وہ ان کو پیسے دینے کی۔ تو انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے، ہم اس کو لے کے گئے 116 ملین یونٹس پہ اپنے دور میں، بلین یونٹس میں، مطلب ارب یونٹ، 116 ارب یونٹس میں۔ انہوں نے کوئی اپنی اس دور میں ڈیم نہیں بنائی، ہم نے 6 ڈیمز کا شروع کیا، جس میں 2 بڑی ڈیمز تھی، یہ 50 سال کے بعد ہم نے شروع کیا۔ ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا، جو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے، جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے، اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے، یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے۔ ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا۔ وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی، انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے، جو ہمارا اساس پروگرام تھا۔ اور ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی، یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا۔ یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ۔ اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے۔ میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا۔ یہ جب میں آپ کو
अदाद व शुमार दे रहा हूं, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसमें ये शाया हुए हैं, और मैं ये फिर से कहूं कि ये इस हुकूमत ने शाया किए हैं, ये हमारे दौर की इकोनॉमिक सर्वे में शाया नहीं हुए। तो ये जो मैं आपको दे रहा हूं अदाद व शुमार, ये हमारे हर साल की जो इकोनॉमिक सर्वे निकलती है उसमें से मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं। अब देखें हुआ क्या, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो 178 रुपए का डॉलर था। आज ओपन मार्केट के अंदर 250 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा। आज ऑफिशियल रेट है 224 रुपए डॉलर की। 250 रुपए के अंदर डॉलर आज पाकिस्तान में नहीं मिल रहा। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए समझिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मुल्क की दौलत के अंदर इजाफा कैसे होता है? जब आपकी इंडस्ट्री बढ़े। इंडस्ट्री बढ़ती है, रोजगार मिलता है, आपके पास चीजें आती हैं लोगों को बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बेसिक चीज होती है जिससे एक मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, वेल्थ क्रिएशन होती है। हमारा जो आखिरी मार्च का महीना था, 27% पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई, उसमें इजाफा हुआ। और ये कितने सालों के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसी तरह रिवाइव हुई। और इंडस्ट्री रिवाइव होना आसान काम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री अगर आज फैसला भी आप करेंगे, उनको इंसेंटिव्स भी देंगे, तो वो टाइम लगता है, क्योंकि फैक्ट्री मशीनरी बनानी पड़ती है, इंपोर्ट वो सेटअप होता है, उसको टाइम लगता है। आप अगर आज फैसला करें, फायदा करें किसानों का, तो आज अगर उसको इंसेंटिव्स देंगे, वो 6 महीने 7 महीने के बाद वो फसल उगाएगी। लेकिन इंडस्ट्री बड़ी देर लगता काम है। हमें 2.5 साल लगे अपनी इंडस्ट्री को उठाने के लिए, क्योंकि ये जब नून लीग गई थी, इंडस्ट्री उस वक्त बंद हो चुकी थी। फैसलाबाद के अंदर जो फैक्ट्रियां थी टेक्सटाइल की, उनको रियल एस्टेट के अंदर वो बदल रहे थे। तो और बेरोजगारी थी। हमारे जो ये मार्च की अब मैं बात कर रहा हूं, टेक्सटाइल का मजदूर नहीं मिल रहा था फैसलाबाद में। बाहर से लोगों को, मजदूरों को मंगवाना पड़ता था। रिकॉर्ड हमारी जो ये 27.7 पे रिकॉर्ड हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जो आज 0.4% पे पहुंच चुकी है। उधर से गिर के यहां पहुंच चुकी है। ये अक्टूबर की फिगर्स है। सबसे ज्यादा शोर मचाया हुआ था महंगाई का, कि जी महंगाई मार्च आ गई, इमरान खान ने महंगाई कर दी, कत्ल कर दिया लोगों को। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल्स जो आज चुप करके बैठी हुई हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, वहां बोल नहीं रहे, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। यह भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है। हमारे दौर में माइक जा रहा होता था सबके सामने, अच्छा जी बताएं कितनी महंगाई है, कितनी तकलीफ है, चुन चुन के। आज क्यों नहीं जा रहे? आज जरा ये सुने कि हमारे दौर में जब लोगों के पास जा रहे थे, महंगाई कितनी थी, तो इन्फ्लेशन थी 12.5%। उस पे जनाब बिलावल भुट्टो ने इतना जोश में कि मैं महंगाई मार्च करने लगा हूं, मैं कांपे टांग देंगे इस्लामाबाद में पहुंच के। तो आज महंगाई किधर पहुंची है? 24% के ऊपर। दुगनी है आज महंगाई उस दौर की। कोई किसी को फिक्र नहीं है कि महंगाई में क्या हो रहा है। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। कितने लोग ये, कितने वो मीडिया हाउसेस अपने ज़मीर जगाएं। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे के पीछे चोरों की ना मदद करें। इस मुल्क में चोरों को ना बचाएं अपने पैसे ज़मीर बेच के। आज दुगनी महंगाई है। और कौन सी क़यामत आ गई कि तब से और अब में कितना महंगाई असल तो हुई थी तेल की वजह से। हम क्यों फंसे हुए थे? इंपोर्टेड महंगाई थी। दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई थी, कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस थे। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या है? $80 से भी नीचे आ गई है। आज 70 और $80 के बीच में कीमत है। हमारे दौर में $103 से
$115 तक तेल की कीमत थी, जिसकी वजह से हमें मुश्किल पड़ी हुई थी महंगाई रोकने के लिए। तो हम जब कहते थे कि बाहर से महंगाई है, तब तो कोई नहीं सुनता था। और आज यही लोग, जबकि नीचे आ चुकी है तेल की कीमत और आज महंगाई आसमानों पे है, आज सन्नाटा है। आज हमारे दौर में जो पेट्रोल और डीजल था वो 150 रुपए लीटर पे था, आज कोई 234 रुपए पे एक है, 224 पे एक है, 236 पे डीजल है। तो आज क्यों नहीं, जब डॉलर नीचे, जब तेल नीचे आ गया है, तो आज क्यों नहीं किसी को फिक्र कि लोगों की कमर तोड़ दी है, ये पेट्रोल और डीजल के आसमानों पे कीमत गई है जो आम आदमी को अफेक्ट करती है। फिर जो अब मैं खतरनाक चीजें आपको बताने लगा हूं कि देखिए हमारा मसला क्या मुल्क का। हमारा मसला ये है कि ये जो दो खानदान 30 साल से बैठे हुए थे और उससे पहले मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, 60 की दिहाई के बाद कभी किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने जोर नहीं लगाया एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में। जब तक आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, डॉलर्स मुल्क में कैसे आएंगे? नून लीग के पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट्स 0 बढ़ी हैं, 5 सालों में इनकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि मुल्क की दौलत में कैसे इजाफा होगा। कैसे एशिया टाइगर बना देंगे तो लाहौर को पेरिस में बना देंगे। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, वो मुल्क कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकता, उसकी दौलत में इजाफा नहीं हो सकता। चाइना जो आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स, आज उनकी पता नहीं 2000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी आज एक्सपोर्ट जब हमें मिला था पाकिस्तान तो 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, और हमें फख्र है कि हम उसको ले गए 33 अरब डॉलर पे, क्योंकि वो भी बड़ा जोर लगा के, क्योंकि कोरोना था, कोरोना की वजह से दुनिया बंद हुई थी। 2 साल तो चाइना बंद रहा है, तो उसके बावजूद हम 33 अरब डॉलर, तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कभी किसी ने जोर लगाया नहीं है। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो खौफनाक बात क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई है। जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी और जो रिकॉर्ड पे पहुंची थी, और हमारा ख्याल था कि अगर हम रहते तो वो 38 अरब डॉलर पे पहुंच जानी थी, वो अब हर महीने 18% एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की गिर रही हैं। तो बजाय दौलत में इजाफा होने के वो नीचे आ रहा है। जो हमारी रेमिटेंसेस हैं, जो हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, एक तो उनको एतमाद नहीं है इस हुकूमत पे, दूसरा और वो है कि हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज, वो कम होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानीज ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानी ने। और दूसरा कि जब इतना बड़ा फर्क आ जाए ऑफिशियल डॉलर की रेट में और मार्केट रेट में, तो वो तो एकदम सीधा ही उसका फर्क पड़ेगा रेमिटेंसेस में। तो जब डॉलर हमारे मुल्क में कम आने शुरू हो जाएं, तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब हम अपने कर्जों की किस्तें कैसे अदा करेंगे। अगर हम जो कोशिश, पूरी पॉलिसी थी कि डॉलर्स हमारे बढ़ें, रेमिटेंसेस भी आएं और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ें, जो बढ़ रही थी, और फिर हमारी कोशिश ये थी कि आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, जो 75% हमने बढ़ाई थी, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, जो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए थे जिधर से हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, और चाइना से हमारी बड़ी आगे बात चल चुकी थी। बदकिस्मती से चाइना ने 2 साल फिर से बंद हो गया चाइना, तो वो चाइना आना जाना ही नामुमकिन हो गया, उनकी जो क्वारंटीन लॉज ऐसे थे। तो जो हमने उनसे अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करवानी थी, उससे भी हमारे डॉलर की इंटेक बढ़ानी थी। तो अब ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस हमारी नीचे जा रही हैं, डॉलर्स हमारे कम हो रहे हैं, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो किसने अदा करनी है? आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, हम ये कैसे किस्तें अदा करेंगे? और ये मैं फिर से उसी पे आ गया हूं कि मुझे आज क्यों खतरा है, क्यों हमारी तरह के लोगों को खतरा है और फिक्र पड़ी हुई है, और क्यों इनको नहीं फिक्र। मैं सबसे पूछता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं, अपने हर तबके के पाकिस्तानी से पूछता हूं
کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں، میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا، میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا۔ تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ، جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی، پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی۔ چاروں صوبوں میں پارٹی پھیلی ہوئی، باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیز، صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں۔ تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہو ہم نے جیتنا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی، اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا، تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے، جب استحکام ہوتا ہے۔ میں اگر آج بزنس مین ہوں، میں آج ایک انویسٹر ہوں، میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے، اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا۔ مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا، کون پیسہ لگانے لگا ہے؟ اوپر سے پاکستان کی، جس طرح میں نے کہا، جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے، جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے، تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا، نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے، نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے۔ تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے۔ ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے، اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے۔ کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے۔ 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی، ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے، جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہے، تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے، جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے۔ اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے۔ نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا، الیکشن نہیں کروائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے، لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا، تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا، ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، مجھے چھوڑیں، باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں، کسی سے پوچھ لیں، یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی، کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے، جو ہمارا جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی، جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے، تو وہ تو ہمارے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف، اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن۔ اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی نمبر 1 کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہوں۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو NRO-2 دیا گیا، اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو NRO-2 دیا۔ NRO-1 جنرل مشرف نے دیا، NRO-2 ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے۔ اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں، سوائے شہباز شریف کے کیسز، جو FI کا کیس تھا، اور جو وہ
टीटी का केस 24 अरब के जो इस खानदान पे केसेस थे, बाकी सारे केसेस इनके पुराने केसेस थे। सारे केसेस बारी बारी माफ हो रहे हैं। इन्होंने एनआरओ 2 अपने आप को एनआरओ 2 जो कि असेंबली के अंदर कानून पास करके जो नैब में तरमीम की है, अब ये सब बच जाएंगे। और यही मकसद इनका आने का था। मुल्क का फिर से मैं आपको, इनको कोई फिक्र नहीं है कि उनके पैसे बाहर पड़े हैं, तो इनको करप्शन के अपने केसेस माफ करवाएंगे एक एक करके। हर रोज हम देखते हैं कि कभी वो पहले मरियम बच गई, फिर उसके बाद वो इसहाक डार आया, वो ड्राई क्लीन हो गया। उसके बाद अब ये राना सनाउल्लाह को भी उन्होंने फैसला किया कि जी ये तो बिल्कुल ही साफ और शफाफ हो गया। और फिर अब सलमान शहबाज साहब लंदन से वापस आ रहे हैं, जो कि मफरूर था। किस चीज़ पे मफरूर था? क्योंकि ये इसकी कंपनी थी रमज़ान का, ये डायरेक्टली उसका सीईओ या डायरेक्टर था। 16 अरब रुपए के इन्होंने नौकरों के नाम पे पैसा लिया और इनकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कोई भी दुनिया में इस केस में नहीं बच सकता था, और वो इसलिए एकदम जब उसे पता चला वो बाहर भाग गया। और अब वो वापस आ गया है क्योंकि वो भी ड्राई क्लीन होगा। 4 गवाह मर चुके हैं जैसी इनकी हुकूमत आई। 4 गवाह उस केस में, मकसूद चपरासी वाले केस में मर चुके हैं। मकसूद चपरासी भी बेचारा मर चुका है, डॉक्टर रजवान भी मर चुके हैं जो इन्वेस्टिगेटर थे। तो उधर से भी पाक हो जाएंगे अब, इसलिए वो वापस आ गया है। और जो टीटी के केस हैं, जो इन्होंने फलूद वाला और वगैरह के नाम और पता नहीं चीनी वाला के नाम पे, जो कभी पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गए थे, इन्होंने उनके पासपोर्ट लेके तो अरबों रुपया उनके नाम पे पाकिस्तान मंगवाया। वो भी अब सारे केसेस में ड्राई क्लीन हो जाएगी, क्योंकि नैब का अपना ऊपर आदमी इन्होंने रख दिया है। एफआईआई का इन्होंने अपने दोनों अदारे तबाह कर दिए हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। और बाकी इन 2 इदारों का ये काम अब है कि क्यों ये टाइम चाहते हैं। ये टाइम इसलिए चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर केसेस किए जाएं, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। केसेस ढूंढो, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अपना इन्होंने एक बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ है। कभी किसी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि वो एक आदमी 2.5 साल से हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है। हम 8 दफा अदालत में गए हैं इसके फैसलों के खिलाफ, उन्होंने ओवरटर्न कर दिया, इसके फैसले रद्द कर दिए। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको लेके गए हुए हैं, हमने इसके ऊपर केसेस किए हुए हैं, हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे हैं और वो हमारे ऊपर केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं। और सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है कि मुझे डिस्क्वालीफाई करे और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाए। एक मिनट। और मैं जो इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो मैं आखिर में बात करना चाहता हूं, वो आज़म स्वाति की है। मैं समझता हूं कि ऐसा मैंने अपने मुल्क में मार्शल लॉज में ऐसे हालात नहीं देखे जो आज़म स्वाति से हो रहा है। आज़म स्वाति का कसूर क्या था? उसने एक ट्वीट की जिसने उसने जनरल बाजवा को कहा कि उसने एनआरओ 2 दिया पाकिस्तान में। ये सारा पाकिस्तान को पता है कि उसने एनआरओ 2 दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो उसको सजा मिली है, कौन से माशरे के अंदर इस तरह का जुल्म होता है कि एक सेनेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता? भाई आप कहते नहीं दिया, लेकिन ये तो नहीं कर सकते आपको नंगा करके उसको मारो, बच्चों के पोते पोतियों के सामने उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करो, उसके बाद उसको ये जो आप कर रहे हैं उसकी फिर बीवी के और बेटी के सामने गंदी कैसेट भेजो, उसके बाद वो उसके ऊपर केसेस कर दो, कोई 30 केसेस कर दो। उस जो हार्ट का मरीज है उसको कोयटा भेजा जाए इन हालात के अंदर, फिर उसको अब सिंध पहुंचा दिया है। उसके घर के ऊपर उन्होंने वारदात की है, एकदम सीडीओ को पता चल गया कि उसने कुछ उसका घर सील कर दिया है। कौन सी दुनिया के अंदर इस तरह के हालात होते हैं जो अपने आप को जमहूरियत कहती है? ये जुल्म का निज़ाम है, इसकी इंतहा है। इसके ऊपर मैं सिर्फ ख़त्म करता हूँ हज़रत अली का कौल से कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इस तरह का जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। एक एक करके आपने असम्बलियां तहलील करने की बात की, एक एक करके हाँ सब ये रहनुमाई फरमाएं कि
پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی، نہ تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وفاقی اور دو دوسری صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف آ رہی ہے. تو ایسے میں کیا آپ اپنی ہی اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے، یا جو آپ نے ان کو ایک وقت دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر آئیں وہ تو سنجیدہ نہیں لے رہے؟ دیکھیں اسی کے ساتھ آپ نے یہ بات کی ہے کہ کافی الیکشن تاخیر سے کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب، اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیا آپ کوئی اگریسو موڈ کے اندر آگے آئیں گے احتجاج میں، یا جیسے ابھی آج کل ہلکا پھلکا ہلکے مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، یہ جاری رکھیں یا کوئی بڑی کال دینے جا رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. اور کیوں مجھے شک نہیں تھا؟ کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے 7 مہینے میں اپنے کیسز ختم کیے ہیں یہ پھر نہ ریوائیو ہو جائیں. ان کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہے کہ پہلے کیسے چوری کرو اور پھر چوری کو بچاؤ کیسے. تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن نہیں ماننا. میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچے. یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا، مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے. اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اگر یہ ادھر چلا گیا، اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یا چائنا بیل آؤٹ کر دے گی، اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا. ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں وہ افیکٹ ہوگا، سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے. لہذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے. اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے. جب میری تیاری ہوگی، میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی، میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا، میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں گا. صاحب یہ بتائیے کہ اعظم سواتی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوتا ہے، بلوچستان میں ہوتا ہے، پھر ان کو اٹھا کر سندھ میں لے گئے ہیں. شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہوئے، اس بار تو ان کے خلاف لاہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا جہاں پر پی ٹی آئی اور کافلی کی مشترکہ حکومت ہے. ان کے خلاف جو مقدمہ درج اگر کیا، چودھری پرویز لائی اس میں انوالو ہیں یا کوئی اور طاقت انوالو ہے؟ کون اس میں یہ مقدمات درج کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں اس میں چیک کروں گا کہ یہ جو شہباز گل کے اوپر مقدمہ ہوا اس کے پیچھے کون ہے.